बिल्कुल सेम पॉइंट पे अब आज वाली क्लास वाला काम करते हैं शुरू। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, अपने माइंड में डाल लो, कोई मर्जी कुछ भी कहे। +1 में आके 11th में आके अब बहुत सारे बच्चों को ना, बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे लोग बहुत तरह से डराते हैं कि +1 की मैथ्स बहुत अलग है। कुछ नहीं है, काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस जैसे ऐसे हर टॉपिक में बताया जाए एग्जैक्टली वैसे करना, तो यू वुड बी सरप्राइज कि एक्चुअली काम कितना सिंपल है। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने कुछ नाम सुने और हमने उनको कुछ अलग तरीके से फोकस करा। बुक्स की थ्योरी से हमें कोई मतलब नहीं, जो बताया जाए बस उसको फॉलो करना, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व करना। एनी बुक वुड जस्ट सर्व एज अ क्वेश्चन बैंक। फिर उस बुक में से क्वेश्चंस करो और उस बुक के क्वेश्चंस हमें रियलाइज़ होगा कि हमारे बिल्कुल नहीं फंसेंगे। और ज़्यादातर केसेस में किसी भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट का क्वेश्चन हमने पहले से ही डिस्कस करा होगा, बस स्टेप वाइज जैसे बताया जाए वैसे ही चलना। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो अब लास्ट क्लास में हमने सेट्स पे वेन डायग्राम्स को लेके थोड़े से क्वेश्चंस फेस करने शुरू करें। तो अब आज वाली क्लास में अब लगातार क्वेश्चंस करते हैं फेस, उनको अपने आप सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम में देखो एक ही ट्रिक बताई, उस ट्रिक को नहीं छोड़ना। ट्रिक ये है कि जब भी कभी ऐसे वेन डायग्राम वाली वर्ड प्रॉब्लम मेरे सामने आती है तो एग्जैक्टली मेरा फोकस होता है कि जो मोस्ट कॉमन रीजन है, अगर 2 A और B हैं तो आई वुड टारगेट A इंटरसेक्शन B, और अगर 3 है तो आई वुड टारगेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वहाँ से फिल करना शुरू करना है। तो इस बात को याद रखना। अब देखो 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस होगा, याद रखना ये बात। या तो A इंटरसेक्शन B दिया गया होगा या फिर नहीं दिया गया होगा, क्या पता वही फाइंड करना हो। अगर वो दिया गया है तो वहाँ फिल करोगे, अगर वो नहीं दिया गया तो उसका नाम X रखोगे, फिल करना वहीं से शुरू करोगे। तो बस इस पॉइंट को पकड़ के रखना एंड वी वुड बी सरप्राइज कि क्वेश्चन इसके कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कहीं से भी क्वेश्चन डाल दो। बस इस पॉइंट पे फोकस रखना। तो चलो आज अभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर लाइन से क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ये अटेम्प्ट करो अपने आप। अब देखो ये पॉइंट हमें नोन भी है, बस हमने इसको राइट अप्लाई करना था। हमें कहा गया U एक सेट है, U हमें बड़ा सेट गिवन है, एक सेट A डिफाइंड है विच इज 2 3, एक सेट B डिफाइंड है। बोला गया फाइंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होता, 2 3 को छोड़ दो, क्या बचा 1 4 5 6, हमने वो बना दिया। B कॉम्प्लीमेंट क्या होता, 3 4 5 को छोड़ दो, क्या बनता 1 2 6। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। हमने इन दोनों में से A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन फाइंड करा, दैट वाज 1 and 6। हमने ये तो बना दिया। अब A यूनियन B पूरे का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले हमें A यूनियन B बनाना पड़ेगा। यहाँ से हमने बना दिया 2 3 4 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता, सिंपली 1 और 6। तो हमने देखा कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है। याद रखना, ये हमें पॉइंट पता है, हम इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज भी करते हैं। ये है क्या, डी मॉर्गन्स लॉज। तो डी मॉर्गन लॉ हमने 2 देखे जिनमें से एक ये था। तो जस्ट उसको रिवाइज करने के लिए, आज वाली क्लास को शुरू करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन करा। अब नेक्स्ट करो। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से देखो। हमें क्या गिवन है कि देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 had been exposed to chemical C1, 50 to C2 and 30 to both. Find the number of individual exposed to C1 but not C2. तो अब इसको ना बारी बारी देखना और इसकी लैंग्वेज को बारी बारी जैसे बताया जा रहा है वैसे समझना। अपने माइंड में हमारे एग्जैक्टली ये बना होना चाहिए, मतलब हमने अपनी कॉपी पे एग्जैक्टली ऐसे करना है। उसके बाद हमने इसको अपने स्कूल में रिप्रेजेंट भी कर देना है, पर हमें ये ऐसे करना आना चाहिए। सोचो ये C1 जो ये पूरा बड़ा बॉक्स है, दिस इज यूनिवर्सल सेट विच इज 200, ये C2 है। C1 हमें कितना गिवन है 120, मतलब ये पूरा सर्कल 120 है। फिर C2 हमें गिवन है ये पूरा सर्कल 50 है। हमने फिल कहाँ से करना शुरू करना होता है, मोस्ट कॉमन रीजन से। वो हमें कितना डिफाइंड है 30, मतलब दिस इज 30। अब सोचो इस सर्कल में ये अगर 30 निकल गया तो पूरा कितना था 120, तो ये कितना बचा 90। सिमिलरली जो C2 वाला कंप्लीट सर्कल था दैट वाज 50, उसमें से 30 ये निकल गया तो कितना बचा 20। तो इसको हमने ऐसे ऑब्जर्व करना है। तो जब ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत फास्ट करना होता है तो हम ऐसे करते हैं, और ऐसे करने की हमें समझ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे चाहिए। अब फिर पूरा C1 यूनियन C2 कितना बन गया, 90 + 30 + 20, 120 + 20 विच इज़ 140। तो बाहर कितना आ गया 60। और अगर नोटिस करो तो हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। कैसे, हमसे बोला गया केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। C1 पे एक्सपोज है पर C2 पे नहीं, वो कितना है 90। तो पहले पार्ट का आंसर 90 बना। सेकेंड पार्ट C2 बट नॉट C1, दैट इज 20। नेक्स्ट पार्ट इज C1 और केमिकल C2 विच इज वॉट, या C1 या C2 विच इज 90 + 30 + 20, दैट इज 140। तो ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का कंप्लीट।
हम अगर चाहते तो इसको वेन डायग्राम को फिल करके भी एग्जाम में इसको बारी बारी लिख के दिखा सकते थे कि वी कैन सी फ्रॉम दिस आफ्टर फिलिंग दिस वेन डायग्राम दैट C1 ओनली C1 इज व्हाट कंप्लीट सर्कल 120 माइनस 30 विच इज 90। इसी को अगर लिख के करते तो हमें लैंग्वेज को लिखने की समझ भी चाहिए विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। C1 बट नॉट C2, हमें क्लैरिटी हमने क्या निकालना है C1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट क्या है C2 इंटरसेक्शन C1 कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट पार्ट कितना है C1 यूनियन C2। एग्जैक्टली इसको ऐसे बोलने की समझ होनी चाहिए। तो क्लियर है C1 का नाम A रखा हुआ है, C2 का नाम B रखा हुआ है। तो पहले पार्ट में हमने क्या निकालना था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बोलने की हमें समझ चाहिए। हमें जो हमें एलिमेंट्स चाहिए इन A, तो वो कौन से एलिमेंट्स थे A वाले, जो A माइनस B वाले थे वो ये रहे। हमने A इंटरसेक्शन B कैसे निकालना है, हमें अब समझ में आता है कि जो पहला पार्ट है, हमें क्लैरिटी है कि जो ये जो पहला पार्ट है C1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट, तो अपनी कॉपी में ऐसे लिख देना कि C1 इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकालना है। तो इसको लिख देना इतनी सी लाइन को कि ये बनता कैसे है कि C1 में से माइनस कर दो C1 इंटरसेक्शन C2, नंबर ऑफ एलिमेंट C1 में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर दो। बस ये लाइन लिख दो, हमारा लॉजिक बिल्कुल कंप्लीट है। कुछ भी और कहीं भी किसी भी किताब में लिखा हो उससे कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे लिख दो। हम देखो हमने बना भी लिया, C1 में से अगर हम कॉमन वाले हिस्से को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा अपने पास डायरेक्टली 120 माइनस 30 दैट इज 90। तो पहले पार्ट का आंसर क्या बना 90। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट का आंसर हमने क्या बना लिया था 20। दिस इज 90, दिस इज 20। इसको लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ये हमें आता ही है NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। डायरेक्टली वो आंसर ही बन जाता है 90 प्लस 30 प्लस 20 विच इज 140। तो लॉजिक इसका था एग्जैक्टली फिर से सिंपल, बस हमारा राइट होना चाहिए था। इस पॉइंट को पकड़ना कि इसको फिल कैसे करा। अब नेक्स्ट करो। अब देखो 3 वाला जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, 3 सेट्स वाला हमने अभी पहला क्वेश्चन फिल करने लगे हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना और देखना कितना सिंपल है। वेन डायग्राम का इनफैक्ट आगे जाके प्रोबेबिलिटी में भी हमें समझ में आएगा कि इस बात के समझ में आने से हमें सेट्स के अलावा भी कितनी हेल्प होने वाली है। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखना और इसको नोटिस करना कि इसको फिल कैसे करते हैं। फिल करने में द ओनली ट्रिक, इनफैक्ट दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रिक, और कहीं लिखी नहीं हुई, किसी को पता नहीं होती, कि इस क्वेश्चन में कभी भी कहीं पे कोई भी सवाल आए मोस्ट कॉमन रीजन से फिल करना शुरू करना है, फिर धीरे धीरे बाहर आना है, फिर हमारा कोई सवाल नहीं फंसता। हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी आज भी करेंगे। हमें अब नोटिस करो कि क्या गिवन है। हमें गिवन है कि सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रेड न्यूज़पेपर H। अभी हमें कुछ नहीं पता। 26 न्यूज़पेपर T, मतलब ये पूरा सर्कल T वाला गिवन है 26 I वाला पूरा सर्कल, 9 रीड बोथ H and I, 11 H and T, 8 बोथ T and I, 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। ये हमारे काम की लाइन है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 3 फिल करा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता। अब देखा कि H and T वाले कितने हैं, ढूंढो H and T वाले कितने हैं। H and T वाले कितने गिवन है, रीड बोथ H and T, 11 रीड बोथ H and T। तो H and T वाले कितने हैं, अब ये पूरा दिस रीजन H इंटरसेक्शन T हमें गिवन है कि दिस इज 11, उसमें से 3 ये निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 8। अब H and I वाले हमें कितने गिवन है 9, तो आउट ऑफ दीज 9 3 यहाँ पे निकल गए, तो कितने बचे 6। T and I वाले हमें गिवन है कि देवर 8, तो आउट ऑफ दीज 8 3 यहाँ पे ही हैं, तो ये 5 है। अब हम लोग गए पूरे H वाले सर्कल के ऊपर। H वाले सर्कल में टोटल लोग कितने गिवन थे 25, तो आउट ऑफ दीज 25 हमें विजिबल है कि 8 + 6 14 एंड 3 14 एंड 3 17 लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, ये ऑलरेडी कवर्ड है यहाँ पे। तो 25 माइनस दिस 17 विच इज़ व्हाट 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब T वाले पूरे सर्कल को देखो। T वाले सर्कल में हमें गिवन है कि 26 रीड न्यूज़पेपर T, तो ये पूरा सर्कल 26 का था। ये कितना है 8 + 3 11 + 5, 11 + 5 है 16, तो हमने इसमें से 26 में से माइनस करा, यहाँ पे क्या आ गया 10। तो 26 माइनस दिस 16 इज 10। अब I वाले सर्कल पे गए। I वाले टोटल लोग हमें कितने गिवन थे 26 में से 11 एंड 3 14 लोग यहाँ पे पहले से I वाले काउंटेड हैं, ये कितने हैं 14। अब 26 में से हमने ये 14 माइनस करा, तो यहाँ पे आ गया 12। ये इस क्वेश्चन की बिगेस्ट ट्रिक है। इसका कोई भी सवाल आए किसी भी लेवल में, किसी भी बुक का हो, ऐसे फिल करना है।
तो फिर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं फंसता, इसमें जो मर्जी पूछ लो। अब हमने क्या, अब इसमें अब देखते हैं कि अभी टोटल कितना बना। तो H यूनियन T यूनियन I इन सब का सम बनता है। वो सम कितना बन गया, पूरा H वाला सर्कल था कितना, दिस वॉज 25, तो ये पूरा 25 आ जाएगा। 16 + 6 22 + 3 25 प्लस ये 15 40 + 12, तो 40 + 12 इज 52। तो ये सबका सम मिला के आ रहा है 52। तो हमें विजिबल है कि H यूनियन T यूनियन I में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दे आर 52। तो उसके बाहर कितनी हो गई, 60 - 52 दैट इज 8। इंटरेस्टिंगली जब इस क्वेश्चन में हम ये राइट फिल कर देते हैं तो एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटेड है। कैसे, अब देखो हमें क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पीपल हु रेड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स। इस लैंग्वेज का मतलब समझो, इस लैंग्वेज का मतलब समझो कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स का मतलब क्या बना, या H पढ़ें या T पढ़ें या I पढ़ें। अब या को कैसे लिखते हैं मैथ्स में, यहाँ पे सेट्स में कैसे लिखते हैं, यूनियन के फॉर्म में। तो हमने क्या निकालना है, H यूनियन T यूनियन I, और हमें विजिबल है कि वो तो डायरेक्टली हमने पहले निकाला होगा कि दैट इज 52। इसी को अगर मान लो स्कूल में वो इसको इतना फास्ट ना करवाएं तो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन I माइनस एन H इंटरसेक्शन I माइनस एन H इंटरसेक्शन T माइनस एन T इंटरसेक्शन I, आगे प्लस N इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। और हमें सब कुछ गिवन है, पर हमें जो डायरेक्टली बुक का फॉर्मूला है उससे ज़्यादा समझ आ गई, क्योंकि हमें समझ में आता है कि इसको ऐसे फिल करना है। तो अगर वो इसको अगर फास्ट रूट पे अगर एक्सेप्ट करें तो बिल्कुल ऐसे करना, फिर फॉर्मूला भी लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बनाया ये इसको करा ही फॉर्मूले के बेसिस पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या बना, या ओनली H या ओनली T या ओनली I। तो ओनली H वाले कितने हैं, क्या हमें विजिबल है कि ये रहा ओनली H, सो दिस इज ओनली H, दिस इज ओनली T, दिस इज ओनली I। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर इज एक्चुअली 8 + 10 + 12 विच इज़ व्हाट 20 and 10 30। तो इस सेकेंड पार्ट का ये आंसर था। तो इसको ना लिखने की समझ भी अभी हमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमें स्कूल में डायरेक्टली इस बात पे एम्फोसाइज करें या ना करें, पर आगे हमें प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा, इसलिए लिखना आना चाहिए। हमने क्या बनाया, H इंटरसेक्शन T कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन I कॉम्प्लीमेंट प्लस H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I कॉम्प्लीमेंट। देखो अब की बार H और I दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, प्लस H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन T कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन I। ओनली T न्यूज़पेपर्स वाले ये होते। कोई कहता इस हर एक के आगे n, तो क्लियर है, उसी की वैल्यूज हमने फिल कर दी 8, और ये नेक्स्ट वॉज 10 एंड दिस वन वॉज 12। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कोई कहता है कि हाउ मेनी पीपल रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स, एग्जैक्टली 2, तो क्या हम नोटिस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 वाले जो होते वो ये थे। देखो ये 6 वो लोग हैं जो H एंड I रीड करते हैं बट नॉट T। सिमिलरली ये 5 थे जो कि T एंड I रीड करते हैं बट नॉट H, और ये। तो अगर एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स की बात होती तो हम लोग इन तीनों को सम करके देते। तो इसमें 10th वाली पॉलिसी पे अब हम नहीं चलेंगे। 10th में क्या होता था कि हम लोगों के सारे क्वेश्चंस करे कराए होते थे, अब हमें कहीं से भी वो क्वेश्चन डाल दें हमारा सॉल्व होना चाहिए। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी समझना, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस नहीं बिल्कुल ब्लॉक नहीं होते, बस हमें बोलने की समझ ऐसी आनी शुरू होनी चाहिए। और चलो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर बना दैट वाज एटलीस्ट वाला पार्ट, वो हमने सॉल्व करा, दैट वाज 52। नेक्स्ट पार्ट का आंसर एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का 30। अब इसी पैटर्न पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर दो अपने आप। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन भी था। हमें गिवन था कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट A, 26 लाइक B, 29 लाइक C, 14 पीपल लाइक B and C and whatever। तो अब हमने क्या करा कि इसको फिल करने के लिए सबसे पहले ये वेन डायग्राम बनाया। सिंपली हमने 3 सर्कल्स बनाए A, B और C के, ये A, ये B और ये C। अब फिल कहाँ से करना शुरू करते हैं हमें समझ है, तो उसको ढूंढा कहाँ है, एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। ये रही हमारे काम की बात, तो हमें क्लियरिटी है कि दिस इज 8। अब हमें क्या गिवन है कि A एंड B वाले कितने हैं, हमने देखना शुरू करा। तो A एंड B 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट्स A एंड B। तो इफ दिस इज 14 तो उस 14 में से 8 ये चला गया, यहाँ पे बचा 6। अब A एंड C को हमने ढूंढा, A एंड C वाले थे 12,
तो 8 ये है तो यहाँ पे आ गया 4। देखो दिस इज़ A इंटरसेक्शन C, उसमें से 8 ये गया तो यहाँ क्या बचा 4। अब हमने नेक्स्ट ढूंढा 14 पीपल लाइक B एंड C, तो नोटिस करो ये B एंड C ये पूरा 14 है, सो दिस इज़ 8 तो दिस विल बिकम 6। अब पूरे A वाले पे चले गए, A वाले में कितने गिवन है दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट है। अब ये पूरा हमें गिवन था कि दिस सर्कल इज़ 21, उस 21 में से 8 + 6 14 + 4 18 तो ये हो गए, कितने बचे 3। तो यहाँ पे इस सर्कल में कंप्लीट 21 बनाने के लिए हमने पहले ये काउंट करे, ये आ गए थे 18, तो अब ये पूरा सर्कल 21 का है, 18 माइनस करा तो यहाँ पे 3 आ गया। अब B पे गए, B हमें गिवन है 26, तो हमने इसका सम करा 14 + 6 12 + 8 20 और यहाँ क्या बच गया फिर 6। C पे गए, ये कितना आ रहा है 14 + 4 14 + 4 18, C हमें गिवन कितना है 29, तो यहाँ पे क्या बच गया 29 पूरा सर्कल माइनस 18 विच इज़ व्हाट 11। जैसे ही हमने ये फिल कर दिया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो इसमें हमें बाहर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो हमसे पूछा भी नहीं गया है। क्या पूछा हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली, तो हमें दिखता है कि हमारा आंसर एक्चुअली बना हुआ है, दिस इज़ 11। C ओनली वाले कितने हैं 11। तो इसके क्वेश्चंस कहीं से भी आएँ, अगर हमें ये फिल करना आ जाता है तो हमारे क्वेश्चंस यूँ सॉल्व होते हैं। तो ये बहुत तगड़ी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बस हमें एग्जैक्टली इसको ऐसे देखने की समझ आनी चाहिए। तो ये इसको बुक्स में कैसे भी कॉम्प्लिकेट करके लिखा हो उस पर कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट भी करना पड़ता तो इसको बोलते कैसे। C ओनली का मतलब क्या है, C ओनली का मतलब है C हो एंड A ना हो एंड B ना हो। C ओनली का मतलब क्या बना कि C हो एंड A ना हो एंड B ना हो। तो इसको हम लोग बनाते कैसे, बिल्कुल एग्जामिनर को हम ये बना के दिखा देते। तो उसमें इस मामले में चालाकी रखना, तो क्लियर है, जब हमें ये क्लेवरनेस हम बना देते हैं तो फिर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता। अब हम क्या करेंगे, हम C वाला सर्कल लेंगे, उसमें से ये A इंटरसेक्शन B को हम माइनस कर देंगे, माइनस सिंपली A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस कर देंगे, फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो देखो वो ये हिस्सा हो गया, और माइनस कर देंगे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हमने एक्चुअली बस यही चारों इस पूरे सर्कल में से ये तीनों माइनस करके दिखा दिए। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 29 - 4 - 8 - 6 दैट इज़ अगेन 11। तो स्कूल के एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स का है तो बस ये लाइन बना के लिख देना, और ये क्लियर है, बिल्कुल एंड में बना के हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूरी तरह क्लैरिटी है कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसते, बस राइट तरीके से बोलना आना चाहिए। अब नेक्स्ट करो, ये क्वेश्चन अगर हम लोग अब राइट कर पाए तो फिर हम लोग बिल्कुल राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए हैं। है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, पर इसका सेंस देखना कि इसकी लैंग्वेज अब कंपेरेटिवली जो हमने इससे पिछला करा उससे डिफरेंट थी, पर इसके डिस्कशन में भी हमें रियलाइज़ होना चाहिए, और ये देखेंगे हम लोग अभी के अभी कि लॉजिक यही है, जो मर्जी क्वेश्चन आएगा हम लोगों के सामने हमने एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। तो इस पॉइंट को पकड़ना शुरू करना, क्वेश्चन चेंज होगा लॉजिक चेंज नहीं होगा, हमने लॉजिक को पकड़ना है, फिर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अगेन व्हाट हैपेंड इन दिस क्वेश्चन कि हमें किसी ने क्या दिया, किसी ने हमें 3 गेम्स के बारे में बताया कि इन अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट। ठीक है, अभी हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला। इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन एंड ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। टोटल मेडल कितने गए 58, किसको गए, फुटबॉल वाले को या फिर बास्केटबॉल वाले को या फिर क्रिकेट वाले को। तो हमने इसकी लैंग्वेज बनानी शुरू करी। फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट हमें दिया गया था कि 58 है, फुटबॉल वाले लोग हमें 38 गिवन थे, बास्केटबॉल वाले 15 और क्रिकेट वाले 20। अब हमने यहाँ पे इनको फिल करने के लिए प्रोसेस बनाना शुरू करा। तो हमें गिवन ये था, अब हम फिल कहाँ से करना शुरू करते हैं, मोस्ट कॉमन रीजन से। वो इसमें क्या गिवन था, हमें 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो हमें ये इस यहाँ से क्लैरिटी है कि दिस इज 3। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हमसे कहा गया कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। कितने लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला। तो सबसे पहले हमें ये समझ होनी चाहिए कि एग्जैक्टली 2 मेडल्स वाले जो लोग हैं वो कहाँ पे आते। तो हमें दिखता है कि वो ये हिस्सा था, ये हिस्सा था और ये हिस्सा था। ये वो हिस्सा है जहाँ पे कि एग्जैक्टली 2 वाले लोग आते हैं। तो
अब हमें इन तीनों का इस सवाल में सम चाहिए, तो मान लो इसका नाम रख लें x, इसका नाम y और इसका नाम z। तो इस क्वेश्चन में हमसे x, y, z अलग अलग नहीं पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, ये था काम। तो अब हमें करना क्या था, इसको फिल करते हैं। तो अब हमने इसको फिल करना है। अब याद करो इन क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करा था। सबसे कॉमन रीजन से फिर हम धीरे धीरे जो लेस कॉमन रीजन है उसको भरते हैं, फिर इसको भरते हैं। तो अभी हमें अब इसको, इस वाले पोर्शन को एक्चुअली फिल करना चाहिए था। कैसे करते हैं, यही काम था कि हम कंफ्यूज ना हो। अब ये फुटबॉल वाला जो कंप्लीट सर्कल है ये हमें गिवन था कि 38 है, तो 38 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस वाई करेंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा। वो क्या बना, 38 माइनस 3, 35 माइनस एक्स माइनस वाई। तो बिना कंफ्यूज हुए यहाँ पे 35 माइनस एक्स माइनस वाई फिल करा हमने। अब हम गए बी के ऊपर। बी वाले टोटल लोग कितने गिवन थे, 15। तो 15 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस जेड, वो यहाँ पे फिल होता, विच इज़ वॉट 12 माइनस एक्स माइनस जेड। यहाँ पे क्या आ गया, 12 माइनस एक्स माइनस जेड। क्यों आया ये समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ। क्रिकेट वाले कंप्लीट लोग हमें कितने गिवन थे, 20। तो 20 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ वाला हिस्सा आ जाएगा। तो 20 माइनस वाई माइनस 3 माइनस जेड, विच इज़ वॉट 17 माइनस वाई माइनस जेड। अब इस सबका जो सम है दैट इज़ एफ यूनियन बी यूनियन सी। तो इन सबका अब हम लोगों ने सम निकाला। तो ये कंप्लीट सर्कल कितना था, हमें गिवन था कि दिस वॉज 38। तो ये तो पूरा आ गया 38 प्लस दिस, वो हो गया 38 प्लस इन दोनों का सम कर लेते हैं विच इज़ 12 माइनस एक्स प्लस ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं प्लस 17 माइनस वाई माइनस जेड। ये हमें पूरा मिला के बनेगी दिस इज 58। ये थे हमारी काम की लैंग्वेज। अब देखो यहाँ से मैं मिला क्या, 58 माइनस 38 विच इज़ 20 एंड दिस वुड बी 29। तो 29 माइनस 20 वुड बी 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अपने आप ही फ्लो में हमारा आंसर बन गया। पर हमने इसको शुरू कहाँ से करा, एग्जैक्टली सेम पैटर्न से। तो इसका कोई भी क्वेश्चन आए, वेन डायग्राम को कॉन्कर करने का तरीका ही यही है कि ये बात हमें समझ में आ जाए और ये कहीं नहीं लिखी हुई। तो अकेले इस ट्रिक को पकड़ोगे, अब से लेके एमबीए तक कोई भी सवाल करोगे वो यूँ सॉल्व होगा हमसे, वी कांट इवन इमेजिन। पर ये प्रोसेस ऐसे एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बना, 9। अब एग्जैक्टली इसी पैटर्न को यूज़ करो और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज हर बार नई होनी है, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसी चीज़ पे अपने माइंड को पक्का करना शुरू करना कि जो मर्जी लैंग्वेज डाल दो, हमने स्ट्रैटेजी हमें समझ में आती है, हम ऐसे ही करेंगे। तो गड़बड़ क्या होती है कि बच्चे सुनने के बाद भी उनको ये स्ट्रैटेजी भूल जाती है। तो इसको पकड़ना, इसका कोई भी सवाल आएगा हमने एग्जैक्टली ऐसे सोचना है। तो अब देखना, ये नया क्वेश्चन आया, इसकी लैंग्वेज देखते हैं। हमें क्या दिया गया कि 1000 कंज्यूमर्स हैं, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 1000 लोग हैं। हमें दिया गया कि 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। तो ए वाला पूरा सर्कल कितना गिवन है, 720। 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, दिस इज 450। तो दिस इज, अब यहाँ इस क्वेश्चन में ट्रबल क्या है कि हमें ये दिया नहीं गया। तो अब की बार पूछा इनफैक्ट ये गया कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स। अब वो हमें गिवन नहीं है, उसका हमने नाम रख लिया x। तो अब अगर ये x है तो यहाँ क्या बचा, 720 माइनस एक्स। यहाँ ये पूरा सर्कल कितना था, 450, यहाँ क्या आ गया 450 माइनस एक्स। तो अब इन तीनों का जो सम होगा, हमें दिखता है कि इन तीनों का सम क्या बनता, हुआ जाता 720 प्लस 450। तो दिस वुड बिकम 1170 माइनस एक्स। ऑब्वियसली जो 1170 माइनस एक्स जो ये A यूनियन B बना, वो इस 1000 से तो कम ही होगा। दिस वुड बी लेस देन इक्वल टू 1000। अब जो A यूनियन B बनेगा वो ऑब्वियसली इस 1000 से तो कम ही होगा, इसके बाहर थोड़ी हो सकता है कुछ। तो वहाँ से हमें क्लैरिटी है कि जो x है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1170 माइनस 1000 विच इज़ 170। तो वहाँ से हम लोग को डायरेक्टली मिल गया कि जो x है वो कम से कम 170 तो होगा ही होगा। x जो होगा वो कम से कम 170 तो होगा ही होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, पर मान लो कि अगर ये भी पूछा जाता कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन आ सकता है, मतलब वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, x बढ़ के क्या मैक्सिमम को लिमिट हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने केवल लीस्ट नंबर पूछा, तो लीस्ट नंबर ऑफ द कॉमन रीजन कितना आ गया 170। उसको नोटिस करो कि हमने बनाया कैसे। हमें दिखता है कि जो A यूनियन B होगा, जो A यूनियन B बनेगा वो
100% कम होगा जो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो पक्का कम होंगे जो एलिमेंट्स है पूरे यूनिवर्सल सेट में। क्लियर है? ये तो उसके अंदर होते हैं ना, तो इस रीज़न से ए यूनियन बी पक्का इसके अंदर है, तो ये हमेशा इस 1000 से तो कम ही होगा, तो हमने वो बनाया और उसको लिख दिया। अब ये सोचो कि ये तो हमने x की लीस्ट वैल्यू निकाली कि वो 170 है। बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो कि अगर हमसे कोई कहता कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब a इंटरसेक्शन b अगर हम बढ़ाते रहें तो बढ़ के वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो क्या हमें समझ में आता है कि a इंटरसेक्शन b जो मैक्सिमम हो सकता था, इस सवाल में पूछा नहीं गया लेकिन वो भी क्वेश्चन है, वो हो सकता था दैट वुड बी 450। कब होता? जब ये पूरा b वाला सर्कल सोचो इसके अंदर ही आ जाता। तो अगर ये पूरा b वाला सर्कल अगर मान लो इसके अंदर ही आ जाता, तो क्या हम इमेजिन करते हैं कि सिचुएशन उसके इसमें ये बन जाती कि ये a है, पूरा b अंदर है, तो उसके इसमें a इंटरसेक्शन b क्या होता, a और b का कॉमन रीजन क्या होता, पूरा b। उसके इसमें जो b होता वो a का सबसेट ही हो जाता, और a इंटरसेक्शन b की जो मैक्सिमम वैल्यू आती वो हो जाती 450। इन दोनों में हमने नोटिस करा कि a और b में से बड़ा कौन सा है, तो जो बड़ा है उसके अंदर छोटे वाला पूरा चला जाएगा। अब याद करो कि हमने कभी बहुत पहले 2 क्लासेस पहले एक लाइन सुनी थी कि अगर a इंटरसेक्शन b अगर b के ही बराबर हो जाए तो हमें समझ में आता है कि जो b है वो a का सबसेट है। तो नोटिस करो कि ये एग्जैक्टली वही पॉइंट हुआ। जब a इंटरसेक्शन b पूरा b ही हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि b पूरी तरह a के अंदर है, तभी तो a इंटरसेक्शन b मतलब a और b का जो कॉमन हिस्सा आ रहा है वो b ही है। वो कैसे हो सकता है? जब b पूरी तरह उसके अंदर हो, तो वो इम्प्लाई कर देता कि जो b है वो a का सबसेट है। तो दैट वाज अगेन एन इंटेलिजेंट थॉट, उसका एक्चुअली लॉजिक यहाँ से बनता था। तो इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 170, और पूछा नहीं गया, लेकिन कोई पूछे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनती है यहाँ पे? 450। तो इसको एग्जैक्टली अगर हम ऐसे बोल पाए और समझ पाए तो फिर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं हम लोग उसके बाद छोड़ते। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जैक्टली सेम पॉइंट को अप्लाई करता, अब ये क्वेश्चन था, सेम था हम जो हमने लास्ट करा। अब हमें क्या गिवन था इसमें कि NA हमें गिवन था कि 35 है, NB गिवन था कि 30 है, यूनियन हमें जो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट था वो हमें गिवन था कि 50 है। तो अब हमसे क्या कहा गया? देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NA यूनियन B, मतलब जो A यूनियन B बनेगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो एक बच्चा अगर इसको अगर क्लियरली इमेजिन करता तो हमें ये सिचुएशन समझ में आती थी कि ये A ये B, A यूनियन B ये सारा होता है, ये सारा होता है। तो इस सवाल में हमें दिखता है कि ये बड़े से बड़ा अगर होना चाहे तो ये कितना हो जाता। तो A यूनियन B आर वी एबल टू सी कि मैक्सिमम अगर हम करना चाहते तो हमें दिखता है कि वो मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता था? इस पूरे 50 के बराबर। NA कितना है? 35, और NB कितना है? 30। तो NA यूनियन B सवाल में जो हमें दिखता है कि जो मैक्सिमम हो सकता था दैट वाज 50, तो वो हमेशा 50 से तो कम ही होता। तो अब इसी बात को बोलने के बहुत सारे ढंग थे। हम ऐसे भी कर सकते थे कि मान लो कि अगर हम A यूनियन B इस बीच वाले इंटरसेक्शन का नाम अगर X रख लें, इसी क्वेश्चन में हम ये भी कर सकते थे कि अगर मान लो हमने इस बीच वाले पोर्शन का नाम X रख लिया, तो अगर ये X है एंड इफ दिस इज X, तो ये कितना बन गया? ये आ गया 35 माइनस एक्स, जबकि ये इधर बन गया 30 माइनस एक्स। अब इनका सम करो, इनका सम कितना बनता? 35 प्लस 30 65 माइनस एक्स, ये पक्का लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए था? 50। तो 65 माइनस एक्स जो है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 50 होता। तो वहाँ से हमें दिखता है कि जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा पूछा गया है वो भी हमारे पास आ गया। x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 65 माइनस 50 दैट इज 15 आ गया। तो जो इंटरसेक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनती है इस क्वेश्चन में? 15। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली इमेजिन करो, ऐसे दो गोले मिल रहे हैं तो वो दोनों हैं तो इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर ही। तो जो ये पूरा यूनियन वाला हिस्सा था अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा होता तो किसके बराबर होता? इस पूरे के बराबर। तो इसलिए जो A यूनियन B था वो हमेशा 50 से कम होता। इसको बिल्कुल क्लियरिटी में हमें समझ में आना चाहिए, याद नहीं करना इन क्वेश्चंस को। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, ये भी एग्जैक्टली सेम पॉइंट को अप्लाई करा था, छोटा सा लॉजिकल सा क्वेश्चन था। हमें किसी ने दिया कि कोई दो सेट हैं A और B, A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में 6 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो अब ये सोचो कि A यूनियन B जो है उसमें अगर हमने पता करना है कि मिनिमम कितने एलिमेंट्स होंगे और आगे हमसे पूछा कि इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब एक बात सोचो कि जो A यूनियन B होता है, आर वी एबल टू सी क्लियरली कि इस पूरे बॉक्स में
ए यूनियन बी एक्चुअली क्या होता है? ए यूनियन बी होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब जो एन ए और एन बी है, नोटिस करो कि ये तो फिक्स्ड है, इसमें हमें पता है कि 3 है, ये हमें पता है कि 6 है। सारी गेम इसमें सोचने की क्या है? ये इंटरसेक्शन की। तो अगर मान लो इसका नाम अगर x रख लें तो हमें दिखता है कि जो a यूनियन b बना है इस क्वेश्चन में वो एक्चुअली 9 माइनस एक्स है। जो a यूनियन b है दैट इज व्हाट? 9 माइनस एक्स। तो अब ये सोचो कि अगर मैं इस 9 माइनस एक्स को, ये है क्या एक्चुअली? a यूनियन b। अब ये सोचो कि अगर हमने इस a यूनियन b को मैक्सिमम करना है, मतलब इस चीज़ को बड़े से बड़ा करना है, तो इसको बड़े से बड़ा करने के लिए इस x को कम से कम होना चाहिए। तो अब ये x अगर कम से कम होता है, x एक्चुअली है क्या? a इंटरसेक्शन b। तो बिल्कुल अपनी कॉपी में हमने ये टर्म बनाई। अब हमने दिमाग लगाया कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ बड़ी से बड़ी हो जाए। तो ये बड़ी से बड़ी कब होती? जब जो ये x होता वो कम से कम होता। तो a इंटरसेक्शन b कम से कम क्या हो सकता है? जब ये दोनों बाहर बाहर हो जाएं, तो उस केस में इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कोई भी ना बने। तो x यहाँ पे अगर कम से कम होता तो x हो जाता 0। तो a यूनियन b जो मैक्सिमम हो जाता वो हो जाता 9। ये था पहला पॉइंट। नेक्स्ट था कि अगर हम चाहते हैं कि a यूनियन b मिनिमम हो जाए, तो उसके लिए जो ये x माइनस हो रहा है इसको बड़े से बड़ा होना चाहिए, तभी 9 माइनस बड़े से बड़े का आंसर कम से कम आता। तो अब ये सोचो कि a इंटरसेक्शन b बड़े से बड़ा होता तो क्या हो जाता? a में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। b में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो a इंटरसेक्शन b, आर वी एबल टू सी इन दिस क्वेश्चन की a इंटरसेक्शन b मैक्सिमम तब होता जब a पूरी तरह b के अंदर हो जाता, a वाला सर्कल पूरी तरह b के अंदर हो जाता। a वाला ही क्यों होता? क्योंकि a में कम एलिमेंट्स हैं, तो a पूरी तरह b के अंदर हो जाता। तो a इंटरसेक्शन b हमें दिखता है कि मैक्सिमम तब होता, अब a इंटरसेक्शन b x मैक्सिमम तब होता जो x है वो मिनिमम x, इसमें हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने x को मैक्सिमम करना है तो जो ये x है ये मैक्सिमम तब होता जब ये जो x है वो एक्चुअली a इंटरसेक्शन b, उसके इसमें a के ही बराबर हो जाता। और वो कितना हो जाता? 3। तो जब हमने इसको 3 डाला तो ये कितना बन गया? 9 माइनस 3 विच इज 6। तो a यूनियन b की जो मिनिमम वैल्यू बनी वो बनी 6। इसको फिर से सुनो। हमने सबसे पहले a यूनियन b बनाया विच इज़ 9 माइनस एक्स। अब हमने सोचा कि अगर a यूनियन b का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें इस x को सोचना पड़ेगा। तो हमने दिमाग लगाया कि x कम से कम क्या होता, क्योंकि जब ये x कम से कम होता तो a यूनियन b मैक्सिमम होता, वो आ गया 9। कब आया? जब x 0 होगा, मतलब a इंटरसेक्शन b नहीं होगा, दोनों बाहर बाहर होंगे। और मैक्सिमम, ये मिनिमम कब बनेगा a यूनियन b? जब a इंटरसेक्शन b मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब पूरी तरह a b के अंदर होगा। तब x कितना हो जाता? 3, और हमारा इसका आंसर आ जाता 6। तो मिनिमम वॉज 6 एंड मैक्सिमम वॉज 9। सो दिस वॉज द लॉजिक। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप एंड टू एंड इंप्लीमेंट करो। अब ये करो सॉल्व। इसकी लैंग्वेज को भी बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई ट्रिक नहीं थी। हमें गिवन कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो हमें ये समझ में आया कि क्लास है जिसमें कि मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट हैं, 35 क्लास टोटल है। मैथमेटिक्स वाले जो लोग हैं वो हमें गिवन है कि 17 है, एंड 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो ये कौन सा रीजन बना? ओनली मैथमेटिक्स वाला। इसको हमें वैसे लिखना आना चाहिए कि मैथमेटिक्स एंड नॉट इकोनॉमिक्स। तो ये क्या रीजन बनता है? हमें क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी बार। वो कहाँ पे आता है? यहाँ पे। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में नोटिस करो कि उन्होंने जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो हमें नहीं दिया, तो हमें वो निकालना पड़ा। कैसे? नोटिस करो कि ये हमें कितना डिफाइंड है, ये इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दिस इज व्हाट 10, और ये पूरा सर्कल हमें नंबर ऑफ पीपल इन m कितने गिवन है, वो हमें गिवन है कि दे आर 17। तो आर वी एबल टू सी कि इस पूरे m में से अगर हम m इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? m इंटरसेक्शन e। ये बीच वाला पोर्शन बच जाएगा। तो हमें दिखता है कि ये पूरा था 17, उसमें से हमने 10 यहाँ लिखा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 7। तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते तो क्या लिख देते? सिंपली n m इंटरसेक्शन e, इसको हम लिख देते कि ये बराबर आ रहा है एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई डैश के, तो वहाँ से ये 7 आ जाता। अब इकोनॉमिक्स वाले लोग हमें गिवन है, अब टोटल लोग जो हमें गिवन है, हमें गिवन है कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टेकन आइदर ऑफ वन सब्जेक्ट, मतलब जो एम यूनियन ई है वो 35 है, ये पूरा 35 था। अब उसमें से सोचो कि ये 10 और ये 7, 17 तो चले गए,
तो 35 में से बचे कितने, 17 लोग चले गए, तो यहाँ पे कितने आ गए, 18। तो पीपल हु हैव टेकन, स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली इकोनॉमिक्स आर 18 एंड हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, वो हमें गिवन है कि दिस इज 18 एंड स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स दे आर 7। और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा, बिल्कुल कंप्लीटली फिगर के ऊपर। ऐसे करोगे कोई बीट नहीं कर पाएगा इन क्वेश्चंस में, केवल ये लॉजिक समझना। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट को देखो। और जैसे बुक्स में कई बार रिप्रेजेंटेड होता है ना, तो हम लोग उन नामों को देख के हमें फियर आता है कि पता नहीं क्या बोल दिया। कुछ नहीं, बिल्कुल इसको वर्ड बाय वर्ड बोलना सीखो। ये कौन सा रीजन है, ये है ई इंटरसेक्शन एम डैश। ये कौन सा रीजन है, ई इंटरसेक्शन एम। हमें दिखता है ई इंटरसेक्शन एम डैश प्लस एम इंटरसेक्शन ई डैश प्लस एम इंटरसेक्शन ई, ये पूरा मिला के एम यूनियन ई के बराबर होगा। और हमें क्योंकि क्लैरिटी है तो हम बोल पाएंगे साथ साथ, तो कुछ याद नहीं करना, केवल ये सेंस बनना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स का आंसर क्या बना, 18, इसको लिखना नीचे इसके बाद। और दूसरे पार्ट का आंसर क्या बना, 7। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन भी था। हमें दिया गया कि अब की बार 3 न्यूज़पेपर्स थे, ए बी एंड सी, तो हमने उसका रीजन बनाया। अब हमने मार्क करना शुरू करा ए बी और सी। हमें क्या गिवन है, हमने फिल कहाँ से करना शुरू करना होता है, मोस्ट कॉमन रीजन से। तो हमने ढूंढा कि वो क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, तो मतलब ये हिस्सा कितना है, 2। अब इसके बाद इससे कम कॉमन रीजन पे चलेंगे, तो अब ए एंड बी का हमें हिस्सा कितना गिवन है, 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी, उसमें से 2 यहाँ चला गया, क्या बचा, 3। अब ए और सी को हमने देखा, 3% बी एंड सी, 4% बाय ए एंड सी, तो ए एंड सी में 4 है, 2 यहाँ चला गया, यहाँ 2 बचा। ऐसे करना फिर बी और सी में हमें गिवन है कि बी एंड सी इज 3% बाय बी एंड सी, तो फिर यहाँ पे क्या बचा, 1। अब पूरा कंप्लीट जो ए था दैट वॉज 20, 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए, तो दिस कंप्लीट सर्कल वॉज 40 में से हमने 5 एंड 2 7 निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया, 33। सिमिलरली बी वाला सर्कल देखा, ये आ गया 5 + 1 6, 20% हमने निकाला, यहाँ आ गया 14, तो 20 माइनस दिस हमने करा, बचा 14। अब सी पे गए, सी में हमें गिवन है 10%, तो 5 ये रहा, तो यहाँ क्या बचा, 5। ये है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। जब हमने इसको ऐसे स्टेप वाइज फिल कर दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो अब जब हमने इस वेन डायग्राम को राइट फिल करा, अब देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया। अब चलो इन सब का सम कर लेते हैं। ये बना 36 40, दिस इज 40 एंड 15 विच इज़ 55 + 5 60। तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी बना, हमने वो गिन के काउंट कर लिया कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इन दिस क्वेश्चन इज 60। अब क्या पार्ट है पहला, ए ओनली। ए ओनली क्या होता है, ये हिस्सा। तो पहले पार्ट का ए ओनली का आंसर कितना बन गया हमारा, डायरेक्टली 33। नेक्स्ट पार्ट था बी ओनली, बी ओनली पे हम गए विच इज 14। नेक्स्ट वॉज नन ऑफ ए बी एंड सी, तो विच इज व्हाट, जो ए यूनियन बी यूनियन सी के बाहर हो। टोटल फैमिलीज कितनी, हमें यहाँ पे कितने % फैमिलीज बनी, 60%, तो 60% यहाँ आई, तो बाहर वाली कितनी हुई, 40%। तो नन ऑफ ए बी सी कितना बन गया, 40%। 40% ऑफ व्हाट, 10,000, तो 40% ऑफ 10,000 आ गया 4,000। तो फैमिलीज विच वर बाइंग नन ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स वर 4,000। अब क्लियर है, हर एक को सिंपली नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। 33% ऑफ 10,000, 14% ऑफ 10,000, तो ये 1400 बना, ये 3300 बना, और ये 4000 बना। तो इसको ब्रेक करने में नोटिस करो कि कोई मर्जी क्वेश्चन हो, हमारी डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगी। बुक की वजह से, क्वेश्चंस के नए पैटर्न की वजह से, ये काम है एग्जामिनर का। अच्छे क्वेश्चन जिन्होंने बनाने हैं, उन्होंने हमें नए तरीके से ब्लॉक करना है। और हमारी प्रिपरेशन क्या होगी कि कुछ मर्जी कर लो, हम ब्लॉक नहीं हो सकते। हमने इसको एग्जैक्टली ऐसे सोचना है। और ये अभी के लिए नहीं है, स्कूल के एग्जाम में तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो अभी आएंगे ही आएंगे। आगे प्रोबेबिलिटी में आईआईटी तक कोई सवाल आता है जिसमें अगर सेट्स का वेन डायग्राम्स का यूज़ होगा, वो यूँ सॉल्व होगा अगर ये अंडरस्टैंडिंग राइट बन जाए। और कल को अगर कैरी कर गए तो यही काम कल को एमबीए में चाहिए, और लोगों के क्वेश्चंस तब नहीं निकलते, तो हमारे अभी से वो सवाल निकलने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में भी हमने सेट्स में अपने काम को फर्दर आगे स्ट्रेच करा, सिंपल से क्वेश्चंस हमने डील करे। नेक्स्ट क्लास में भी एग्जैक्टली इसी कहानी को आगे पुश करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी लैंग्वेज और भी चेंज करेगी। अब देखो, आज वाली पूरी क्लास में हमने वेन डायग्राम पे फोकस करा। कोई भी क्वेश्चन अगर फंसा है तो अभी ये एडवांटेज है, उसको जाके रिवाइज करो। देखो अब बोल पाओगे उसको,
तो देखो मेन काम क्या है, अब मेन काम क्या है कि हमारे दिमाग की रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए, कि द वे वी थिंक with the way we talk to ourselves while solving any question, that should be changed exactly in the manner in which I want it to happen. तो exactly जैसे बोला जाए वैसे इसको प्रॉपर रीस्ट्रक्चर करना है कि हमने सवाल करते समय अपने माइंड में मैप कैसे बनाना है। तो हमें पता नहीं चलता कि हम लोग कितने इंटेलिजेंटली क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देते हैं, पर एग्जैक्टली पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको ऐसे सोचेंगे, तो फिर इसमें कोई ट्रबल नहीं आती, काम बहुत सिंपल है। तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में भी एग्जैक्टली इसी काम को फर्दर आगे पुश करेंगे, बस इतने को आप थॉरली रिवाइज करो।